मैं क्योंकि अब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो वाजिब सी बात है कि हम लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। मैं आपको 3 केसेस 3 पार्ट्स में बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स ले सकते हैं हम, जो पुरुषों को कहीं ना कहीं मेरे बचा तो नहीं सकते हैं क्योंकि कानून ऐसे हैं कि केस तो दर्ज हो ही जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर इन बातों का ध्यान देंगे तो हो सकता है कि आप बच जाएं। पहला है हस्बैंड मर्डर, वहाँ पे आप को क्या किन बातों का ध्यान देना चाहिए। दूसरा है कि अगर आपके ऊपर आप शादी करने वाले हैं तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। और तीसरा है झूठे रेप केसेस से थोड़ा सा बचने के लिए। पहले आते हैं हस्बैंड मर्डर पे, जैसे सोनम रघुवंशी वाले केस में हुआ है। जो क्लासिक रेड फ्लैग्स हैं, जब भी आप शादी करने के लिए जा रहे हैं, अगर कोई महिला आपसे बात करने में खुश नहीं है, अगर वो आपके कॉल्स को मैसेजेस को बिल्कुल इग्नोर करती है या बहुत ही लीस्ट प्रायोरिटी देती है, अगर कोई महिला आप कहीं घूमने जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्टशिप पीरियड तो आपका हाथ पकड़ के भी खुश नहीं है या बिल्कुल आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर रही है या बिल्कुल मिनिमलिस्टिक कॉन्वर्जेशंस हैं, बहाने लगा रही है कि मैं तो काम में बिजी हूँ, मैं तो ये हूँ, समझ जाइए कि वो महिला शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर कोई लड़की का परिवार आपको ज़बरदस्ती कर रहा है कि हम तो 1 ही महीने में शादी करेंगे, हम तो 1.5 महीने में शादी करेंगे, ऐसी चीज़ें बोल रहा है, कुंडली में निकल गया है तो 20 दिन में ही शादी होगी, हाथ जोड़ के मैं बोल रही हूँ मत कीजिएगा। हम भुगत भोगी हैं। जो मैंने शुरुआत की थी इंटरव्यू में वो हमारे साथ हुआ है। 1 ही महीने में शादी कर दो, शादी कर दो, शादी कर दो, जैसे ही देखने गए हैं रोका कर दो, रोका कर दो, रोका कर दो, क्योंकि उनको पता था कि कुछ ना कुछ है और ये निकालो अब। ठीक है, तो आप एटलीस्ट, मैं ये नहीं बोल रही कि लंबे कोर्टशिप पीरियड के बाद ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं इतने मैनिपुलेटिव होते हैं कि वो महीनों महीनों सालों सालों तक अपना रियल नेचर नहीं उजागर होने देते, लेकिन इन चीजों का मुझे लगता है जरूर ध्यान देना चाहिए। फौरन बात की बात करिए, मैं शादी की बात कर रहा हूँ। अगर हम नहीं, शादी से पहले की बात कर रही हूँ मैं, शादी और कोर्टशिप के पीरियड, या मतलब अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको, तो ये चीजें जरूर आप देखिए। अगर वो, और अब तो जैसे बोल रहे हैं आप बकायदा पूछ लीजिए कि प्लीज हाथ जोड़ के हम पूछ रहे हैं, आप किसी और से प्यार तो नहीं करती हैं? अगर करती हैं तो बता दीजिए, हम खुद मना कर देंगे रिश्ते के लिए। तो कम से कम आप ये जो राजा रघुवंशी जैसा कांड हो गया है उससे आप बच सकते हैं। दूसरा है कि जब आप शादी कर रहे हैं तो झूठे दहेज और झूठे ये जो एलिगेशंस होते हैं, इसमें आप एक प्रोएक्टिव मेजर ये जरूर ले सकते हैं। और नीरज जी, ये बिल्कुल कानूनन है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ये कहता है कि आप लिस्ट बनाइए, आप ये लिखत में लीजिए कि कोई दहेज का आदान प्रदान इस शादी में नहीं किया गया है, जो भी गिफ्ट्स वगैरह दिए गए हैं उनकी सूची ये है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ये कहता है कि करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं करते हैं। लोगों को लगता है अरे भरोसा है, ये है, वो है, फिर बाद में जब कोर्ट में बातें पहुंच जाती हैं तब लोग पछताते हैं। इससे क्या होगा? 2 चीजें होंगी। एक तो ये कि कोर्ट ये देखेगी, अगर कोर्ट में मामला चला भी जाता है, कि देखिए दोनों परिवारों ने साइन किया हुआ है कि शादी के दौरान कोई दहेज का आदान प्रदान नहीं हुआ है, गिफ्ट्स की सूची जो है इन्होंने साथ में दी हुई है। दूसरा क्या होगा, जो ये जो एग्जैजरेटेड क्लेम्स होते हैं, जो 498 की में आप पहली लाइन पढ़ेंगे ना, तो आप ये लिखा होगा कि हमने अपनी हैसियत से ज्यादा शादी में 50 लाख का खर्चा किया, 60 लाख का खर्चा किया, 80 लाख का खर्चा किया नहीं होता 5 लाख का खर्चा। तो जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी तो आप कोर्ट को दिखा पाएंगे कि ये सरासर झूठ बोला गया है। तो 498 या डाउरी के केसेस से बचने के लिए ये एक थोड़ा प्रोएक्टिव मेजर हो सकता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि जो डिमांड आती है 498 में कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट करने की, वो यूजुअली इस आंकड़े के ऊपर आधारित होती है कि वो अगर बोल रहे हैं, जैसे हम लोग ये एनालाइज करते हैं कि अगर FIR में उसने 20 लाख का एक्सपेंडिचर लिखाया है तो इसका मतलब वो 50 लाख रुपए की एलिमनी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है। 50 लाख का एक्सपेंडिचर लिखाया है तो कम से कम 1 करोड़ तो आपसे वो एक्सपेक्ट कर रही है। तो वो जो वैल्यू फिगर वहां पे वो लिखवाते हैं जो झूठी, उससे होता है। अब अगर आपकी ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन है कि शादी में इतना ही खर्चा हुआ है, ये गिफ्ट्स का आदान प्रदान हुआ है, तो वो प्रोहिबिट कर देगा एक एग्जैजरेटेड क्लेम करने में। तो वहां पे आप थोड़ा सा बच सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे ज्यादा केसेस आज के टाइम पे हो रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हैं और जिनमें सबसे ज़्यादा हार्म हो जाता है क्योंकि इमीडिएट आपका अरेस्ट होता है, आप तुरंत जेल जाते हो, आपकी नौकरी चली जाती है, वो है
रेप के केसेस, कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स टर्न्ड इनटू फॉल्स रेप केसेस, जहाँ पे लड़की बोलती है इसने तो मुझे शादी का झांसा दिया था, ये है वो है। अपने रिलेशनशिप को प्लीज डॉक्यूमेंट कीजिए। अगर आप किसी लड़की से मिल रहे हैं, आप ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि आप शादी आगे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप इंटीमेट हो रहा है तो वो शादी के किसी झांसे के बगैर हो रहा है। ये चैट्स बहुत सारे केसेस में बकायदा काम आई हैं। इन्हीं चैट्स की वजह से बहुत सारे लोगों को बेल मिल पाई है। तो इट इज़ मच बेटर टू बी सेफ दैन सॉरी। आई थिंक महिलाओं को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो फियर है इट इज़ कमिंग फ्रॉम समवेयर। तो अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो दोनों के लिए बढ़िया है। अगर आप हेल्दी कम्युनिकेशन अपने रिलेशनशिप के टाइम पे करेंगे वो भी दोनों के लिए बढ़िया है। तो जिस तरह से हम लोग चीज़ें होती हुई देख रहे हैं, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कॉशियस। बिल्कुल, वो ब्लाइंड ट्रस्ट का ज़माना मेरे सही ख्याल बात से है। चला गया इसी है। इसी जो आपने आखिरी पॉइंट पर बात की, इसी पर सवाल ये निकलता है कि आजकल यूथ बहुत ज़्यादा जो डेटिंग ऐप्स पर है, लेकिन आपने कहा कि वहाँ ऐसे लोग पूरी तरह से एक्टिव हैं, पूरे रैकेट वहाँ पर चल रहे हैं जी। उसको लेकर आप क्या हिदायत देंगे और ये कितना फ्रीक्वेंट है डेटिंग ऐप्स के थ्रू लोगों को इस तरह से फंसाना? आपने एक केस तो बताया ही था बीच में मुझे। नीरज जी, मैं तो लड़कों को बहुत क्लियरली ये बोल दूंगी, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री सेक्स, एज सिंपल एज दैट। एंड इन दी क्वेस्ट ऑफ दैट आप इतना ज़्यादा फंस सकते हैं, इतना ज़्यादा फंस सकते हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। गुड़गांव में एक गैंग हम लोगों ने पकड़वाया था। वो लड़की डेटिंग ऐप से जाके लड़कों को मिलती थी, उनके साथ होटल में रुकती थी, अगले ही दिन जाके थाने में बैठ जाती थी और बोलती थी कि इस लड़के ने मेरा कल होटल में रेप किया है। उसके बाद उसका जो एसोसिएट है वो इस लड़के को फ़ोन करके धमकाता था कि तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। उसको थाने बुलाया जाता था। थाने में उनके साथ एक लेडी इंस्पेक्टर जो थी वो भी मिली हुई थी। वो इस लड़के को बताती थी कि अगर तेरे ऊपर रेप केस हो गया तो तू जेल जाएगा, तेरे इतने साल बर्बाद होंगे, तेरा परिवार बर्बाद होगा, पैसे दे दे। तो हमने उस लड़की को, उसका जो साथ में आदमी था, महेश फोगाट उसका नाम है, महेश फोगाट, बिनीता कुमारी, मुनेश देवी जो पुलिस ऑफिसर थी, तीनों का अरेस्ट हुआ था इस केस में। अच्छा, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे आपको आपकी वीडियो भी बना सकते हैं कोई, फिर उसके बाद आपको ब्लैकमेल किया जाता है पैसे के लिए। कहीं पे आप जाएं तो एकदम से आप लड़की के साथ इंटीमेट होंगे। अभी कल ही मेरे पास ऐसा मैसेज आया, वो एक होटल में गए, लड़की के साथ इंटीमेट हुए, तभी दरवाज़ा तोड़ के बहुत सारे लोग आ गए। उन्होंने कहा कि आपने लड़की का रेप किया है, आप पैसे दीजिए। तो डेटिंग ऐप स्कैम्स पे एक्सटॉर्शन बहुत चल रही है। प्लीज़ बहुत सोच समझ के आप किसी भी अनजान इंसान से मिलने जाइए और कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट स्टार्टिंग की जो कुछ मीटिंग्स हैं, जब तक आपको उस इंसान के बारे में अच्छी तरह से पता ना चल जाए, पब्लिक प्लेसेस पे कीजिए। अदरवाइज अगर आप इस सिचुएशन में चले जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको हैंडल मतलब करना। डेटिंग ऐप्स पर जो भी लड़के खुद को हैंडसम या लकी मान रहे हैं, आप ना हैंडसम है ना लकी हैं, हो सकता है आप बेवकूफ़ हो या आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो। और एक आखिरी सवाल दीपिका जी, मैं यही जानना चाहूँगा कि एक जो कश्मकश अभी भी हमारी सोसाइटी में बड़ी चल रही है, इसकी वजह से ज़्यादा रिश्ते टूट रहे हैं, कि जो लड़कियां बड़ी हो रही हैं उनको लग रहा है कि अरे हम लड़कों से कम है क्या, मैं क्यों बर्तन धोऊं, लड़का भी धोएगा। और दूसरी तरफ ये बात भी ठीक है कि आज आप लड़कियों को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं जैसे आप 20 साल पहले करते थे। बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है कि जो एकदम से लड़की की भी एक्सपेक्टेशन है कि वो लड़का, कोई भी लड़का उसी से शादी करेगी जो कपड़े भी धोए बर्तन भी धोए, और लड़का भी वैसी लड़की ढूंढ रहा है जैसे उसकी माँ है, इस सब के बीच में कहाँ पर एक मिडिल ग्राउंड आपको दिखता है जहाँ पर दोनों की अपेक्षाएं बहुत प्रैक्टिकल हों? लड़की को भी समझने की ज़रूरत है कि मर्द बदल तो रहा है भारत का, लेकिन वो इतना ही जल्दी नहीं बदल जाएगा कि तुम्हें लगे कि जो कि लड़का आती है वो तुम्हारे बर्तन भी धोने लगे, कपड़े भी धोने लगे। वो तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा है, तुम्हारी बात सुन रहा है, तुम्हारी केयर कर रहा है, तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल रख रहा है। हो सकता है बर्तन ना धो सके, लेकिन तुम्हें एक मेड लगवा दे जो तुम्हारे लिए बर्तन धोने। और उसी तरह लड़का भी ये भूल जाए कि ये सब वो नहीं करेगी जो मेरी माँ मेरे फादर के लिए करती थी। बीच का ग्राउंड कहाँ पर? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुरुषों को भी अपनी मानसिकता बिल्कुल बदलनी पड़ेगी। आपके पेरेंट्स की जो जनरेशन है, आपकी मम्मी की जो जनरेशन है, वो आज की जनरेशन नहीं है। आप खुद अपने आप को देखें तो आप भी अपने पापा की तरह नहीं हैं। बिल्कुल। तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपकी जो पत्नी है वो पहले की जनरेशन की महिलाओं की तरह हो, ऐसा नहीं है। ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। घर के कामों में हाथ बटाने से कोई कम नहीं हो जाता है। मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है नीरज जी, वो है कम्युनिकेशन और एम्पैथी। एक
हस्बैंड अगर ये सोचेगा कि उसकी वाइफ भी काम कर कर आ रही है, वो भी थकी हुई होगी, साथ में काम कर लेते हैं, उसको कोऑपरेट कर लेते हैं, शी विल फील नॉट ओनली फील मोर अफेक्शनेट टुवर्ड्स यू, योर बॉन्ड विल बिकम मच मच बेटर। वहीं पे महिलाओं को भी ये सोचना चाहिए कि ये भी रोबोट नहीं है कि ये जो मैं चाहूँ वो कर दे, जो मेरा परिवार चाहे वो कर दे, हर मेरी एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा उतरे, वैसा भी गलत है। मुझे लगता है कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक पति और पत्नी के बीच में, एक्सपेक्टेशन सेटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जॉइंटली किसी भी काम को करो। ऐसे बहुत सारे आदमी हमारे पास आते हैं जहाँ पे उनकी पत्नियाँ अच्छा खासा कमाती हैं, अच्छा खासा इक्वली कमाती हैं, लेकिन फाइनेंशियल बर्डन सारा का सारा पति के ऊपर डाल रखा है कि मेरी तो जाएगी सैलरी सेविंग में, या मैं अपने पैसे का क्या करूं, तुम्हारे को उससे पूछने का तुम्हारे को कोई अधिकार नहीं है। घर का खर्चा, बच्चों का खर्चा, हर चीज का खर्चा आप करेंगे। तो जहां पे आप किसी दूसरे इंसान को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कोई पति बिल्कुल सोच ले कि मेरी पत्नी सब कुछ कर सके, सब कुछ करेगी या इसको सब कुछ करना चाहिए, वहां पे वो पत्नी कहीं ना कहीं किलसती जाएगी, आपकी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। कहीं पे पत्नी विदाउट ये सोचे कि उसका पति कितना कर सकता है कितना नहीं कर सकता है, उसको प्रेशराइज करती रहे अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपनी डिमांड्स के लिए, अपनी एक्सपेक्टेशंस के लिए, और ये ना सोचे कि वो इंसान कैसे मैनेज कर पा रहा है, वहाँ पे भी वो इंसान किलसता जाएगा और बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा। तो मिडिल ग्राउंड यही है कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, दूसरे इंसान के बारे में भी सोचें। और जाहिर सी बात है कि इंडियन सिस्टम ऐसा है कि पत्नी ही पति के घर पे मूव करती है, तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि महिलाएं भी अंडरस्टैंड करें कि पुरुष जो हैं उनको बचपन से बताया जाता है कि उनके पेरेंट्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एकदम से उनका घर छोड़ देंगे, आपको लेके कहीं और रह लेंगे, या उनके साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे जितना आपको उनका वक्त चाहिए। एकदम से ये चीज़ होना बहुत मुश्किल है। वहीं पे पतियों को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक पूरी ज़िंदगी बिता के एक महिला अपने माता पिता के उसके घर पे आई है, अगर वो ये एक्सपेक्ट करे कि वो अपने माता पिता के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे या उनके बारे में बिल्कुल भी ना केयर करे, ये गलत है। दोनों को तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो सारा जो बुनियादी बात वो ये है कि हमें सामने वाले की जगह खुद को रख के देखना है कि वो क्या सोच रहा है, yes. उसकी सेंसिटिविटी या सेंसिबिलिटी क्या है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है, उसके लिए कौन से रिश्ते इंपॉर्टेंट है, और उसकी जगह रखते हुए उन तमाम चीज़ों को इंपॉर्टेंस देनी है। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपिका जी, आपने इतने विस्तार से और इतने सेंसिटिव मुद्दे पर बात की, और आपकी जो भी पूरी अब तक जर्नी है, जो आपका काम है, उसकी तारीफ इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि एक औरत होने के नाते महसूस करना कि नहीं, मर्द भी उस तरह से पीड़ित हो सकते हैं, वो बेचारे भी उस तरह की तकलीफ में हो सकते हैं, यह सिस्टम उस तरह से उनके पक्ष में काम नहीं कर रहा, और आप ये तमाम बातों को समझ रही हैं, उसे के लिए काम कर रही हैं, और आपकी पूरी टीम उस पर काम कर रही है। इसके लिए बहुत साधुवाद आपको। थैंक यू। मैं बस लास्ट यही बोलना चाहूँगी कि अगर कोई भी इंसान आज मुझे देख रहा है जो कहीं पे भी किसी मोड़ पर है जहाँ पे उससे नहीं चीज़ें हो पा रही हैं इन कानूनी दाव पेचों की वजह से, सुसाइडल फील कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के बोलूँगी कभी भी उस स्टेप को मत लेने की सोचे। आपका परिवार पूरा तबाह हो जाता है और उनको आपके जाने के बाद भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। ऐसा है, लड़ाई ख़त्म नहीं हो जाती है आपके जाने के बाद। अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत है, आप हमारी संस्था एकम न्याय फाउंडेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पुरुषों के लिए काम कर रही हैं, आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नेवर 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 थिंक ऑफ सुसाइड। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि मैं अपनी जान दे दूं, तो हो सकता है आप अपनी जान दे के खुद को मुक्त कर लें, लेकिन आप पीछे अपने परिवार को छोड़ जाएंगे और उन्हें वो लड़ाई आपके बिना लड़नी होगी। ये बड़ी अच्छी आपने बात की। तो इस चर्चा में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी जो बातें आज की इस चर्चा में हुई आपके लिए काम आएंगी, और शायद कई सारी चीज़ों पर आपकी सोच भी साफ हुई होगी। अब इतना ही, नमस्कार।